हेलो भाई और बहनों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राइबोज तथा डीऑक्सीराइबोज की संरचनाएं। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, राइबोज तथा डीऑक्सीराइबोज की संरचना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक राइबोज। और इसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगी, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक राइबोज। राइबोज आरएनए का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें राइबोज होना ही चाहिए। तो आरएनए का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलूंगा जिससे आपको याद करने में आसानी हो, और ज्यादातर आप सुन के ही याद कर लीजिएगा जिससे आप परीक्षा में लिख पाए। अब राइबोज को हम डी राइबोज भी कहते हैं। राइबोज को हम डी राइबोज भी कहते हैं। इसमें डी राइबोज क्या होता है कि डी राइबोज को हम लोग डेक्स्ट्रो कहते हैं। डेक्स्ट्रो मतलब होता है कि राइट हैंड साइड। हमेशा हमेशा हम लोग राइबोज को राइट हैंड साइड में ही लिखते हैं, पर इसमें दो टाइप्स होते हैं राइबोज के। एक तो हम लोग राइट हैंड साइड में मतलब OH को लिखते हैं। डेक्स्ट्रो राइबोज मतलब उसमें, उसको मैं संरचना आपको दिखा रहा हूं। इस संरचना में आप लोग देख रहे होंगे कि डेक्स्ट्रो राइबोज में राइट हैंड साइड में हमारे OH हैं, और जो हमारा लेवो मतलब एल राइबोज लिखा होगा तो उसे हम लेवो राइबोज बोलते हैं। तो लेवो राइबोज में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे OH रहते हैं, तो उसे हम एल राइबोज कहते हैं। ज्यादातर हम राइबोज को डी राइबोज में ही लिखते हैं, ठीक है। अब आता है राइबोज अपचायक शर्कराएं। अपचायक शर्कराएं हैं मतलब इसका होता है कि राइबोज के अंदर में होता है, मतलब हम इसमें क्या करते हैं कि ऑक्सीकरण या स्वयं अध्ययन करते हैं कि इसमें जो होता है ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया में शामिल होने के योग्य बनाता है हमारा एल्डिहाइड। इसमें ऑक्सीकरण कर सकती है जो हमारी इसकी शर्कराएं होती हैं, इसमें CHO, वो ऑक्सीकरण कर सकती है तथा स्वयं जो है वो अपचायक का कार्य करती है, ठीक है। दूसरों को ऑक्सीकरण करती है तथा स्वयं जो है वो अपचायक का कार्य करती है, इसीलिए हम इसे अपचायक शर्कराएं कहते हैं, ठीक है। अब राइबोज मोनोसेकेराइड समूह के एल्डोज के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। मोनोसेकेराइड समूह होता है जिसमें कार्बन के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। यहां आप पेंटोज देख रहे होंगे। पेंटोज मतलब 5 कार्बन, सीधे सीधे पता चल रहा है राइबोज में 5 कार्बन ही होते हैं। और एल्डो की बात की गई है तो एल्डो मतलब होता है एल्डिहाइड, CHO, यहां पर आपको दिख रहा होगा एल्डिहाइड होता है। पेंटोज हो गया 5 कार्बन और एल्डो हो गया एल्डिहाइड, इसे हम एल्डो पेंटोज के रूप में वर्गीकृत करते हैं। मोनोसेकेराइड क्या होता है कि मोनोसेकेराइड में कार्बन के आधार पर तो इसका वर्गीकरण होता है तथा इसमें छोटे छोटे शर्कराओं में नहीं टूटते हैं। जैसे ये शर्करा है, आप जान रहे होंगे, शुगर है, राइबोज सरल शर्करा, जो कि टूटने पर छोटे छोटे शर्करा मतलब छोटे छोटे भागों में ये नहीं टूटते हैं, पूर्ण रूप से ही रहते हैं। ये होता है मोनोसेकेराइड का कार्य। मोनोसेकेराइड में समूहों का वर्गीकरण होता है। जैसे 3 रहेगा तो ट्रायोज के नाम से वर्गीकृत करेंगे, और अगर 5 रहेगा 5 कार्बन तो पेंटोज के नाम से करेंगे, अगर 6 कार्बन रहेगा तो हेक्सोज के नाम से हम इसका वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। आप लोग इस चीज को आसानी से समझ गए होंगे कि इसमें एल्डो पेंटोज ही क्यों लिखा गया है और राइबोज मोनोसेकेराइड समूह में ही क्यों आ रहा है, क्योंकि इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। इसमें स्ट्रक्चर होता है हमारा CHO, HCOH, जिसमें 5 कार्बन होते हैं, इतना तो आप समझ गए होंगे। 5 कार्बन होते हैं। CHO हमारा एल्डिहाइड ऊपर में होता है, इधर हाइड्रोक्सी जुड़े होते हैं, और लास्ट में हमारा 5 कार्बन होते हैं टोटल मिला करके। इन 5 कार्बन को जब हम इसमें क्रिया करवाते हैं, इसकी अंतर क्रिया, तो इसकी अंतर क्रिया में क्या होता है, यहाँ पर हमारे सिंपली ये जो हमारा बॉन्ड बना हुआ है कुछ इस टाइप से, यहाँ पर इस टाइप से बॉन्ड है, तो यहाँ पर का एक बॉन्ड टूटता है और वो ऑक्सीजन के माइनस चार्ज में चले जाता है, और यहाँ पर से हमारा जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से टूट जाता है। हाइड्रोजन से टूटता है और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, और यहाँ वाला जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली कार्बन के साथ जुड़ जाता है, जिससे कि कोई भी संयोजकता में परिवर्तन नहीं होता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं वही संरचना को। यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा और यहाँ का जो हाइड्रोजन था वो यहाँ करके जुड़ गया और जो कार्बन है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के थ्रू दूसरे कार्बन से जुड़ गया, जिससे हमारे पास एक साइक्लिक संरचना प्राप्त हो गई, चक्रीय संरचना प्राप्त हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी फ्यूरेनोस संरचना। फ्यूरेनोस संरचना में उसी संरचना को बस हम लोग अच्छे से बना करके साइक्लिक रूप में दिखा दिए हैं। इधर आप देख सकते हैं हमारे जो बॉन्डिंग बने हुए हैं, इधर हमारा HOH सिंपली फॉर्मेट में, और यहाँ पर हमने बीटा लिखा हुआ है। बीटा का अर्थ होता है कि ये हमारा OH हो जाता है ऊपर। अगर हम अल्फा लिखेंगे तो अल्फा में OH हो जाता है नीचे, और बीटा लिख दिए तो बीटा हो गया OH ऊपर। बस सिंपल, कोई भी फंडा नहीं है, बीटा और अल्फा में बस यही फंडा था। बाकी जो डी राइबोज है उसको आप समझ गए होंगे। डी राइबोज में हमारा OH होता है नीचे की ओर, और अगर हम एल राइबोज लेंगे तो हमारा सभी OH हो जाएंगे ऊपर की ओर, मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन मिला करके हमारे पूरे फिफ्थ कार्बन बन गए हमारे एक साइक्लिक संरचना, फ्यूरेनोस संरचना राइबोज की, अल्फा डी बीटा राइबोज। अब हम लोग देखते हैं डीऑक्सी राइबोज में क्या क्या होते हैं, इसकी संरचना सभी चीजों। डीऑक्सी राइबोज डीएनए का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, आपको नाम से ही समझ में गया हो गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल नेम, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहां पर उसके नाम से ही समझ में आ रहा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। डीऑक्सीराइबोज मोनोसैकेराइड समूह में एंडोपेंटोज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अभी जो मैंने बताया मोनोसैकेराइड समूह, वही सेम टू सेम है एंडोपेंटोज। एल्डोपेंटोज जो हमारा एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड में 5 कार्बन है इसलिए पेंटोज किया गया है, एल्डोपेंटोज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसकी संरचना देखते हैं। तो इसकी संरचना में डी और डीऑक्सीराइबोज जो है वो हमारा इसकी संरचना बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा OH जो है होता है वो एक ठो नहीं होता है। डीऑक्सीराइबोज आपको समझ में आ रहे होगा, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा एक ठो तत्व नहीं होता है, और ये हमारी होती है डीऑक्सीराइबोज की संरचना। कोई परिवर्तन नहीं है, हमारे राइबोज में ही एक ऑक्सीजन हट गया तो वो बन गया डीऑक्सीराइबोज। अब डीऑक्सीराइबोज को हम लोग साइक्लिक संरचना बनाएंगे, सेम प्रोसीजर्स होगा। यहाँ पर मैं वाला चित्र नहीं बनाया हूं, बॉन्डिंग तोड़ने वाला वही चीज है, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन की क्रिया होगी और जो हमारा ऑक्सीजन है ये वाला वो डायरेक्टली कार्बन से जुड़ जाएगा, तो हमारे पास ये चक्रीय संरचना प्राप्त होगी, अल्फा डीऑक्सीराइबोज। अल्फा यहाँ पर इसीलिए क्योंकि जब हम इसकी चक्रीय संरचना देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगी फ्यूरेनोस संरचना। फ्यूरेनोस संरचना में यहाँ पर हम देख सकते हैं OH नीचे की ओर है, अल्फा बीटा मैंने उधर बता दिया था इसलिए इसमें अल्फा बता करके आपको समझाने के लिए। यहाँ पर हमारा अल्फा डीऑक्सीराइबोज में OH नीचे की ओर है, और बीटा जो हमारा राइबोज था उसमें OH ऊपर था, जो हमारा OH ऊपर हो गया तो बीटा और OH नीचे हो गया तो अल्फा। ये हो गई हमारी चक्रीय संरचना, फ्यूरेनोस संरचना। बस उसी संरचना को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख देना है, ये बन गई आपकी फ्यूरेनोस संरचना। आपके पेपर में आएगा तो बहुत ही आसानी से आप लिख लीजिएगा, और उसमें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।